नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में चल रहा है यूनिट 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स को। और रे ऑप्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण के बारे में जानेंगे। और दूसरा टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे लोग। और इसके साथ प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटने वाली कुछ घटनाओं को देखेंगे। दोस्तों तो 3 पॉइंट है, उस तीनों पॉइंट से जुड़ी हुई कुछ अच्छी अच्छी बातें को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों आपको काफी अच्छे तरीका से समझ में आएगा और ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग क्रांति कोण के बारे में कि क्रांति कोण क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये क्रांति कोण इसको कहा जाता है क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं लोग ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है। दोस्तों एंगल लिख दीजिए यहाँ पर, क्रिटिकल एंगल। चलिए क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए हम आपको बताएं। दोस्तों आप जानते हैं कि जब प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो वह अविलंब से दूर भागती है। जैसे देखिए आप फिगर को देखिए, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। ये आपका है सघन माध्यम और ये है आपका विरल माध्यम, और ये अभिलंब है, इसको विलंब बना देते हैं। और प्रकाश के किरण को सघन से विरल में हम भेजेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, ये अभिलंब से दूर भागेगी। देखिए इसको तो जाना था ऐसे, लेकिन यह अभिलंब से दूर भाग गई। फर्स्ट केस ये हो सकता है। सेकेंड केस में देखिए यह अभिलंब है, प्रकाश के किरण को भेजेंगे। देखिए ये है आपका आपतन कोण और ये कहलाता है अपवर्तन कोण। इसको कहते हैं लोग अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण के मान को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये जो अपवर्तित किरण है अभिलंब से ज्यादा दूर भागेगी, यानी अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाएगा। यानी आई के मान को इंक्रीज करेंगे तो आर का मान इंक्रीज होते चला जाएगा। देखिए पहले इतना कोण था, अब इस आई के कोण को हम लोग क्या करते हैं और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो जब आई के कोण को और थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो ये अभिलंब से और थोड़ा सा दूर भागेगा, ये अभिलंब से और थोड़ा सा दूर भागेगा। इसी क्रम में एक ऐसी स्थिति आएगी दोस्तों, एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसे आई का मान एक ऐसा मान आएगा जिसके लिए प्रकाश की किरण जो है वह अपवर्तन के बाद दोनों माध्यम के अलग करने वाली सतह से होकर गुजर जाएगी। इसी क्रम में एक ऐसा स्थिति आता है कि जो प्रकाश की किरण है वह दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह से होकर गुजर जाती है, सतह से होकर गुजर जाती है। तो इस स्थिति में ये जो आपतन कोण है यह आपतन कोण कहलाता है क्रिटिकल एंगल। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। फिर से समझिए, जब प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजिएगा, सब में यही है, यह आपका विरल है माध्यम और यह है आपका सघन माध्यम। ठीक उसी तरह ये भी आपका है विरल माध्यम और ये आपका है सघन माध्यम। दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। देखिए इसी तरह जब प्रकाश की किरण को आप सघन से विरल में भेजिएगा तो वह क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। और जैसे जैसे आई के मान बढ़ाएंगे वह अभिलंब से ज्यादा दूर भागते जाएगा, ज्यादा दूर भागते जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह जो किरण है अपवर्तन के बाद जो किरण जा रहा है जिसको कहा जाता है अपवर्तित किरण, वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होकर गुजर जाएगी। तो उस स्थिति में कोण आई का जो वैल्यू बनेगा इसको कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। और यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा जो कहलाता है अपवर्तन कोण यानी आर। आर का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे दीजिएगा, परिभाषा ये तो हम आपको समझा दिए। परिभाषा कैसे दिया जाता है क्रिटिकल एंगल का, कह सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान
ये आपतन कोण है। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से होकर जाए उसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। उसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। एक और डिफिनेशन है दोस्तों, देखिए, अपवर्तन कोण 19 डिग्री के संगत जो आपतन कोण बनता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। यह भी डिफिनेशन है कि अपवर्तन कोण 19 डिग्री के संगत जो आपतन कोण आई बनता है वही कहलाता है क्रिटिकल एंगल। तो आप समझ गए होंगे क्रिटिकल एंगल क्या होगा। इसे आईसी से सूचित किया जाता है दोस्तों, आई और सी लिख दिया जाता है, आईसी, आईसी से सूचित किया जाता है। तो आप समझ गए कि जब प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजेंगे तो 19 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत जो आपतन कोण बनेगा वही कहलाएगा क्रांतिक कोण। इसे आईसी से सूचित किया जाता है। और हम आपको बता दें, या फिगर बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्रांतिक कोण का मान कैसे निकालेंगे। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध, माध्यमों के अपवर्तनांक के बीच संबंध कर सकते हैं कि क्रांतिक कोण और माध्यमों के अपवर्तनांक के बीच संबंध, इसको जानते हैं दोस्तों। ये अभिलंब है, प्रकाश के किरण को भेजे और यह अपवर्तन के बाद इन सतह से होकर गुजर जाए। ना तो यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है और ना ही परावर्तन हो रहा है, यह किरण दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह से होकर चली जा रही है। तो इस स्थिति में यहाँ जो कोण आई बना इसी को आईसी कहा जाता है, यानी क्रिटिकल एंगल के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आप जानते हैं ना, क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n2 बटा n1 ये होता है। या यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन आई जो है उसके लिए आई से n1 का n1 ले लीजिए और साइन आई के लिए आई सी लिख लीजिए, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू n2 का n2 ले लीजिए और साइन आर के जगह पर 19 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है 19 डिग्री। तो n1 साइन आई सी n2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो n1 साइन आई सी n2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां से आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये है आपका n1 और ये है आपका n2। तो जब ऐसे लेंगे तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे, क्योंकि ये जो स्नेल का नियम बना है तो ऊपर रहता है n2 और नीचे होता है n1 जिस माध्यम से भेजा जाता है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा आपका n1 और ये हो जाएगा n2 यानी अपवर्तनांक। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये n2 लिख लीजिएगा, इसको n1 लिख लीजिएगा, ये n2 रहेगा इधर n1 रहेगा, सिर्फ n1 को n2 कर लीजिएगा। और देखिए ये n2 है ये n1 है, ये हो गया आपका n1, इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए साइन आई सी इक्वल टू n1 बाई n2 ये होता है आपका क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला। या इसी को आप लिख सकते हैं कैसे, जब इसको उल्टा करिएगा तो लिखिएगा कि साइन आई सी, उल्टा करिएगा तो 1 बटा साइन आई सी, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ना, n2 बटा n1। ये फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल को निकालने का। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखिए अब आप आसानी से क्रिटिकल एंगल का मान निकाल सकते हैं, और कुछ क्रिटिकल एंगल के लिए हम मान आपको लिख देते हैं। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए हैं। देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके क्रिटिकल एंगल का मान पूछा जा सकता है, जैसे पानी का
पानी का क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, तो पानी का क्रिटिकल एंगल कितना होगा 48.75 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, डायरेक्ट याद रखिए। इसके बाद कांच का पूछा जा सकता है, कांच का क्रिटिकल एंगल ये कितना होगा, तो कांच का क्रिटिकल एंगल दोस्तों हो जाएगा आपका लगभग 42 डिग्री, ये लगभग में है, लगभग 42 डिग्री। और एक और याद रखिए, हीरा का याद रखिए, हीरा का क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, तो इसका आप दोस्तों याद रख लीजिए, ये हो जाएगा 24.41 डिग्री। बस ये 3 पॉइंट आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं क्रिटिकल एंगल से संबंधित। और दोस्तों क्रिटिकल एंगल जो है वह प्रकाश के रंगों पर डिपेंड करता है, अलग अलग रंगों के लिए, प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए क्रिटिकल कोण का मान अलग अलग होता है, यानी प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर भी ये डिपेंड करता है। आपको बताते हैं, आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिए क्या है, क्रिटिकल कोण किस पर डिपेंड करेगा, प्रकाश के अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा, प्रकाश के मतलब जो तरंगदैर्ध्य है ना, तरंगदैर्ध्य उस पर डिपेंड करेगा, और तरंगदैर्ध्य किस पर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पर। तो देखिए किस तरह ये होता है, आप जानते हैं तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य के बढ़ने से, तरंगदैर्ध्य अगर बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटता है, तरंगदैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है तो अपवर्तनांक घटता है, तो जब अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांति कोण बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांति कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब आपको एक याद रख लेना है, ये शब्द याद रखिए, आप जानते हैं VIBGYOR, विब्रो जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इधर से ये इस साइड की तरफ जाइएगा तो क्या होगा, क्रिटिकल कोण का मान बढ़ता है, क्रिटिकल एंगल बढ़ता है, बढ़ता है, इसको याद रखना है। क्रिटिकल यानी कि बैगनी रंग के लिए क्रिटिकल कोण का मान कम होगा, और रेड किरण के लिए क्रिटिकल कोण का जो वैल्यू होगा वह ज्यादा होगा। इसमें ये भी आप याद रख सकते हैं कि जब इस साइड से इधर जाते हैं लोग तो क्या होता है, आपका जो तरंगदैर्ध्य है वह बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान, इसको लिखा जाता है तरंगदैर्ध्य, ये क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जैसे इधर की तरफ जाते हैं अपवर्तनांक म्यू, अपवर्तनांक क्या होता है, घटता है, अपवर्तनांक घटता है। और ये भी याद रख लीजिए, आप जानते हैं कि विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम रेड का होता है, यानी कि इधर की तरफ जाने पर विचलन, विचलन जो है घटता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है, आप याद कर लेंगे दोस्तों कि आपसे पूछा जाएगा किस रंग का क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होता है, किस रंग के लिए, तो किस रंग के लिए सबसे ज्यादा होगा दोस्तों, देख लीजिए रेड के लिए ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, बैगनी के लिए। तो आपने समझ लिया क्रांति कोण क्या है, सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्रांति कोण के लिए क्या फॉर्मूला है उसके लिए हम लोग ने देखा, और किसका क्रांति कोण का मान क्या होगा, ये 2-3 पॉइंट को हम लोग ने देखा। अब हम लोग का पॉइंट आता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं लोग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको जानते हैं लोग, ये पॉइंट आप नोट करिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं लोग। जैसे कि आपने देखा कि ये सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम, आपने देखा कि प्रकाश के किरण को एक विशेष एंगल पर भेजा गया तो देखा गया कि यह प्रकाश के किरण अपवर्तन के बाद दोनों माध्यमों को लगने वाली सतह से होकर गुजर जा रही है, और इस कोण को कहा गया क्रांतिक कोण। अगर हम इस आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से और ज्यादा बढ़ा दे,
इसके वैल्यू से और ज्यादा, अगर ये 40 डिग्री है और हम थोड़ा सा 45 डिग्री कर दें तो क्या होगा दोस्तों, तो ये किरण देखिए इसी माध्यम में लौट नहीं आएगी, आ जाएगी। ध्यान दीजिए, जब क्रांति कोण के मान से ज्यादा मान पर प्रकाश के किरण को जब आपतित करिएगा तो पाइएगा कि वह किरण उसी माध्यम में लौटकर चली जाती है, उसी माध्यम में लौटकर चली जाती है। तो इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना को कहा जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से समझ लीजिए, जब प्रकाश के किरण को क्रांति कोण से अधिक मान पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाए तो वह प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ लिए? फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण को क्रांति कोण से अधिक कोण पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है तो यह प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों से अलग करने वाली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए दो कंडीशन है, दो शर्त है दोस्तों, दो शर्त। ये शर्त कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, इसलिए याद रखिएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए दो शर्त है। पहला शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का जो मान होगा वह क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, यानी क्रांति कोण से अधिक कोण पर ही आपतित कराएंगे तो वह किरण उसी माध्यम में लौट कर आएगा। तो ये याद रखना है, पहला शर्त आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, यानी आई का जो वैल्यू होना चाहिए वह IC से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कहाँ? प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये दोनों कंडीशन लागू होगा तभी जाकर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने जाना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और क्रांति कोण। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कुछ एप्लीकेशन, यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर घटने वाली कुछ घटनाएं के बारे में देखेंगे। बहुत सारी घटना है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटती है। जैसे आप जानते हैं, हेडिंग चेंज कर लीजिए, लिख लीजिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण घटने वाली कुछ घटनाएं। और उसमें सबसे पहला घटना आपको हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है मरीचिका। देखिए मरीचिका के बारे में, मरीचिका क्या है इसके बारे में जानेंगे लोग। इसको कहा जाता है मिग्रेज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्या होता है, मरीचिका क्या होता है दोस्तों। आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि जब गर्मियों के दिन रहती है और हम पिच सड़क पर, हाईवे सड़क, पिच सड़क पर जब चलते हैं तो लगता है कि आगे पानी दिखाई दे रहा है और वहां पर जाने पर कोई पानी होता ही नहीं है। खासकर बालू वाले इलाके में भी जब आप जाइएगा तो गर्मी के दिनों में आपसे कुछ आगे लगेगा कि वहां पानी है, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो पानी है ही नहीं दोस्तों। इसी घटना को तो कहा जाता है मरीचिका। और यह मरीचिका किसके कारण दिखाई देता है? यह दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। देखिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। यह एक तरह का प्रकाशीय भ्रम होता है, प्रकाश के कारण उत्पन्न एक भ्रम है। मरीचिका क्या है? तो प्रकाशीय भ्रम है जो गर्मी के दिनों में यात्रियों को अपने से कुछ आगे लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन रियल में उस जगह पर पानी नहीं होता है। यह घटना कहलाता है आपका मरीचिका।
लगेगा कि पानी है लेकिन वहां पर पानी नहीं रहेगा। तो आपने समझा मरीचिका। याद रखिएगा मरीचिका जो बनता है वह किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या पूछा जाएगा मरीचिका क्या है, तो आप इसको बताएंगे मरीचिका क्या है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं लोग। दूसरा पॉइंट है, दूसरा इसमें आपका पॉइंट है हीरा का चमकना। देखिए हीरा का चमकना। देखिए हीरा जो होता है काफी चमकदार होता है, यह किस कारण से होता है, तो ये भी जो है आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही कंप्लीटली रूप से चमकते हुए नजर आता है। दूसरा चीज आपको बता दें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। यही आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर। इसको हिंदी में भी एगो कहा जाता है प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों, तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक यंत्र है जो प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह प्रेषित करने का काम करता है। प्रकाश की ऊर्जा में बिना ह्रास किए, उसके चमक में बिना ह्रास किए एक जगह से दूसरे जगह प्रकाश को भेजने के लिए यह ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं हम लोग कुछ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। देखिए लगभग ऑप्टिकल फाइबर की जो बनावट होती है इस टाइप की होती है। इसमें एक बाहरी कांच होता है और एक अंदर वाला कांच होता है। अंदर वाले कांच को कोर कहा जाता है। इसमें अंदर होता है ऐसे, इसको कहा जाता है कोर, इसको कहा जाता है कोर। और एक बाहर वाला होता है इसको क्लेडिंग कहा जाता है। क्लेडिंग जो बाहर है आपका इसको कहा जाता है क्लेडिंग। इसको क्लेडिंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आपको बता दें कि जब इसमें प्रकाश की किरण जाएगी तो इस तरह से उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा और होते होते आगे की तरफ निकल जाएगा, उसके बिना ऊर्जा में ह्रास हुए, और ये आगे की तरफ जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो आप बता देंगे कि प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक बिना उसके ऊर्जा में ह्रास किए भेजने का एक यंत्र है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें, एक लास्ट पॉइंट है कि बाहर वाला पार्ट क्लेडिंग कहलाता है, अंदर वाला पार्ट कोर कहलाता है। और क्लेडिंग का अपूर्णांक जो होता है कोर के अपूर्णांक से कम होता है, यानी इसका जो अपूर्णांक होगा कम होगा और इसका अपूर्णांक जो होगा अधिक होगा दोस्तों। बस ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और क्रिटिकल एंगल क्या है। बस आज के वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।